हेलो बच्चों, आज हम शाहजहां की मध्य एशियाई नीति पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने दो जो व्याख्यान दिए थे वो शाहजहां की प्रारंभिक विजयों के संदर्भ में, और मेरा जो दूसरा जो व्याख्यान था वो शाहजहां की दक्षिण भारत की विजय के संदर्भ में था। और आज हम अपने इस ई लेक्चर के माध्यम से शाहजहां की मध्य एशियाई नीति किस प्रकार की थी, उसके द्वारा ट्रांस आक्सियाना पर क्या अधिकार कर लिया गया था और क्या शाहजहां ने कंधार पर अधिकार कर लिया था, इन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास हम अपने इस व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मुगलों की दीर्घकाल से ही यह एक लालसा थी कि वो मध्य एशिया में ट्रांस आक्सियाना पर, जिसके अंतर्गत बल्ख, बदख्शा, समरकंद और बुखारा शामिल थे, उस पर अपना राज्य स्थापित करें। क्योंकि इन क्षेत्रों को वो अपने पूर्वजों की मातृभूमि मानते थे। साथ में ही समरकंद को जीतना वो अपने गौरव का विषय भी मानते थे। और इस संदर्भ में या इस क्षेत्र में इससे पहले बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा और जहांगीर के द्वारा प्रयास किए गए थे, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो शाहजहां पहला सम्राट था या पहला मुगल सम्राट था जिसने भारत की परिस्थितियों से मुक्त होकर मध्य एशिया की ओर ध्यान दिया। और अगर हम बात करें कि समरकंद पर और बल्ख पर किसका अधिकार था, तो समरकंद पर इमाम कुली का अधिकार था और बल्ख पर उसका जो छोटा भाई था नजर मोहम्मद, उसने अपने अधिकार में बल्ख को ले रखा था। 1636 के बाद मुगल बादशाह के लिए दक्षिण की जो समस्या थी वो सुलझ गई थी। और अब मुगलों का अधिकार भी 1636 में कंधार पर हो गया था। तो अब शाहजहां ने उज्बेकों से बदला लेने का निश्चय किया और उस पर आक्रमण करने की उसके द्वारा योजना बनाई गई, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के सपने को पूरा करना चाहता था और वो ट्रांस आक्सियाना पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए अब उसने ट्रांस आक्सियाना पर अधिकार करने का निश्चय किया। और अगर हम बात करें कि इस समय जो समरकंद का जो शासक था इमाम कुली, वो भी अंधा हो गया था। और जो उसका जो छोटा भाई था नजर मोहम्मद, उसने संपूर्ण राज्य पर अधिकार करके इमाम कुली को मक्का जाने के लिए विवश कर दिया। और फिर 1641 में उसके द्वारा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया गया। कहने का तात्पर्य है कि अब समरकंद पर नजर मोहम्मद का अधिकार हो गया था। यद्यपि नजर मोहम्मद का कब्जा बुखारा और समरकंद पर हो गया था, लेकिन वहां की जो जनता थी वो बल्ख वालों को अपने से हीन समझती थी। इसके अलावा नजर मोहम्मद ने जिस प्रकार से जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया था, साथ में ही उसके द्वारा जिस तरह से दान में दी गई भूमि पर अधिकार किया गया, कठोरता से शासन किया गया, इससे जनता उसके खिलाफ थी और उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना आरंभ कर दिया था। इसलिए उसको दबाने के लिए नजर मोहम्मद ने अपने पुत्र अब्दुल अजीज को भेजा, लेकिन अब्दुल अजीज था वो स्वयं विद्रोहियों से मिल गया। उसने समरकंद और बुखारा पर अधिकार कर लिया और अपने आप को वहां का शासक घोषित कर दिया। इससे जो नजर मोहम्मद है उसकी स्थिति बहुत ही दुर्बल हो गई और इसलिए उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शाहजहां से सहायता की प्रार्थना की। शाहजहां स्वयं भी चाहता था और इसी प्रकार के अवसर की तलाश में था। इसलिए उसने 1646 में शहजादा मुराद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मध्य एशिया पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मुगलों ने कहमर्द, गौर, कुंदुज और बदख्शा पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से जुलाई 1646 में मुगल सेना के द्वारा बल्ख पर भी धावा बोल दिया गया। इन परिस्थितियों में नजर मोहम्मद भागकर ईरान चला गया और मुगलों ने बल्ख पर अधिकार कर लिया, जिससे कि शाहजहां बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बल्ख में मुगल सिक्का भी चालू करवा दिया। लेकिन उसकी यह जो खुशी थी वो ज्यादा स्थायी नहीं रह सकी। इसका कारण यह था कि वहां पर जो शाहजहां के द्वारा शहजादे मुराद को जो नियुक्त किया गया था, शहजादा मुराद वहां की या बल्ख की जलवायु से और वहां जो बंजर भूमि थी उसके कारण वहां रहने को तैयार नहीं था। इसके अलावा अब्दुल अजीज ने उज्बेकों की भी एक बहुत बड़ी सेना मुगलों पर हमला करने के लिए तैयारी
तैयार कर ली थी। इसके अलावा जो फारस का जो शाह था वो भी मुगलों के द्वारा कंधार पर कब्जा करने से नाराज था, इसलिए वह नजर मोहम्मद को मदद देने के लिए तैयार हो गया था। तो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको देखते हुए शाहजहां ने मुराद को वापस बुला लिया और उसकी जगह शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को बल्ख भेजा गया। तो इस समय तक उजबेगों ने मुगल सेना से तुगिनी सेना इकट्ठी कर ली थी। इसके अतिरिक्त उन्हें दबाना भी कठिन था, क्योंकि वे खुली लड़ाई से बचते थे और मुगल सेना पर छापामार आक्रमण करते थे और उनकी रसद को लूट लेते थे। जून 1647 में अब्दुल अजीज ने ऑक्सस पार कर बल्ख पर हमला कर दिया। औरंगजेब को घोर युद्ध करना पड़ा, जिसमें अब्दुल अजीज की हार हुई। इसी बीच नजर मोहम्मद ने भी ईरान की सेना की मदद से बल्ख पर अधिकार करने का प्रयास किया, यद्यपि उसको सफलता हाथ नहीं लगी। अब अब्दुल अजीज ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि यदि बल्ख पर मेरे छोटे भाई सुभान कुली को नियुक्त कर दिया जाएगा तो मैं संधि करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसी समय नजर मोहम्मद ने भी सम्राट से अपने राज्य की वापसी के लिए निवेदन किया और औरंगजेब और सम्राट शाहजहां यह तो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि लंबे समय तक बल्ख पर अधिकार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए शाहजहां ने बल्ख को नजर मोहम्मद को देने के लिए वह तैयार हो गया और उसने अपने पिछले आचरण के लिए नजर मोहम्मद को माफी मांगने के लिए कहा और उसने कहा कि वो स्वयं उपस्थित होकर माफी मांगे। लेकिन नजर मोहम्मद ने स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने पुत्र के द्वारा माफी मांगने की शर्त रखी, जिससे कि औरंगजेब संतुष्ट हो गया और बल्ख उसको सौंप दिया गया और इस तरह से बल्ख पर पुनः नजर मोहम्मद का अधिकार हो गया और अब औरंगजेब काबुल के लिए रवाना हो गया। तो इस वापसी में मुगलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस समय भी उजबेगों ने बार बार हमले किए, लेकिन मुगल इसमें भी सफल हुए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे वो कौन से कारण थे जिनके कारण यद्यपि बल्ख पर मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी बल्ख को नजर मोहम्मद को देना पड़ा। तो इसका कारण था कि मध्यकाल में जब यातायात के साधन बहुत अच्छे नहीं थे, तुरान जैसे दूरस्थ देश पर जहाँ के लोग और भारत के लोगों में सभ्यता का भी गहरा फर्क था और साथ में ही जिनके बीच में अफगानिस्तान का पर्वतीय क्षेत्र भी पड़ता था, वहां से शासन करना संभव नहीं था। इसके अलावा उजबेगों ने भी इस बात का प्रचार कर दिया था कि राजपूतों से युक्त मुगल सेना काफिर है, इसलिए उनका विरोध करना चाहिए। इसके कारण इस युद्ध ने राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले लिया और मुगल वहां की जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सके। अगर हम अगले कारण पर बात करें तो शाहजहां स्वयं तो बहुत उत्सुक था कि वो बल्ख पर अधिकार करे, लेकिन उसकी जो सैनिक थे और सैनिक अधिकारी थे वो दूरस्थ स्थान पर रहने और लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां जो जीवन की जो बेसिक जो सुविधाएं थी वो भी उनको उपलब्ध नहीं थी। साथ में ही वहां की जो जलवायु थी वो भी असहनीय थी। इसके अलावा नजर मोहम्मद को फारस के जो शाह था उससे भी लगातार सहायता मिल रही थी, क्योंकि फारस का शाह मुगलों से कंधार को छीनना चाहता था। अगर अगले कारण पर बात करें तो युद्ध के कारण भूमि उजड़ गई थी और खेती बिल्कुल नष्ट हो गई थी। मुगल छावनी में एक रोटी की भी कीमत बहुत 2-2 रुपए तक हो गई थी। कहने का तात्पर्य है कि सेना के लिए और सैनिकों के लिए, पशुओं के लिए भोजन और चारे की कठिन समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा शाहजहां जानता था कि यहाँ के जो लुटेरे हैं उनको दबाना और ये जो प्रदेश उन्होंने जीता है उस पर अधिकार रखना बहुत ही कठिन है। तो इन परिस्थितियों में शाहजहां ने ये निश्चय किया कि वो बल्ख को वापस नजर मोहम्मद को सौंप दे। इस संदर्भ में अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो शाहजहां की मध्य एशियाई नीति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बल्ख युद्ध का अंत हुआ, जिसमें 2 वर्ष के अंदर भारतीय कोष से 4 करोड़ रुपया व्यय किया गया और विजित प्रदेश से केवल 22.5 लाख रुपए ही वसूल हुए और इसके अलावा 1 इंच भी भूमि साम्राज्य में नहीं मिलाई गई, न ही बल्ख पर किसी मित्र को ही बैठाया जा सका। इसके अलावा 5,000 सिपाही युद्ध में मारे गए और उससे 10 गुने ज्यादा सर्दी और बर्फ के कारण मर गए।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह से मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। मध्य एशिया से शाहजहां को मजबूरन वापसी से जो फारस का जो शाह था अब्बास द्वितीय, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे जो सीमांत प्रदेश में मुगलों की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई थी और अब कंधार को लेना उसके लिए अधिक सरल हो गया था। शाह अब्बास जानता था कि मुगल सर्दी के मौसम में कंधार नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ते में बर्फ जम जाती है, जिससे कि सैनिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस स्थिति का फायदा उठाकर फारस के शाह ने दिसंबर 1648 में कंधार के किले पर को घेर डाला और साथ में ही बिस्त और जर्मी दवार पर भी उसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया। मुगल अधिकारियों को धन का लालच देकर उनको फारस की सेना में भी मिला लिया गया। किलेदार दौलत खां को शीघ्र सहायता मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने घबराकर 11 फरवरी 1649 को आत्मसमर्पण उसके द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार कंधार के मुगल सूबेदार दौलत खां की कायरता के कारण और जो सेना के द्वारा जो सुस्ती दिखाई गई थी और अयोग्यता दिखाई गई थी, उसके कारण कंधार का जो किला है वो फारस के हाथों में चला गया और बाद में फारस के शाह ने शाहजहां को एक पत्र लिखकर किले पर अपने जायज या वैध अधिकार की घोषणा कर दी। शाहजहां कंधार को पुनः जीतना चाहता था, इसलिए उसने पुनः वजीर शाहदुल्ला खां और औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना के द्वारा मई 1649 में किले को घेर लिया गया। यद्यपि ये जो सेना थी बहुत लंबे समय तक लड़ती रही, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव असर या परिणाम नहीं निकला। एक तो रसद की कमी, दूसरा सर्दी का मौसम होने के कारण अब युद्ध को जारी रखना संभव नहीं रहा और फारस से किले की जो सेना है उसको जो लगातार मिलने वाली सहायता के कारण भी 3 महीने के घेरे के बाद औरंगजेब को 1649 में इस घेरे को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1652 में एक बार फिर औरंगजेब और शाहदुल्ला खां को कंधार को जीतने के लिए भेजा गया और इस तरह से कंधार का जो दूसरा घेरा है वो 22 मई 1652 को आरंभ हुआ और 2 महीने तक यह चलता रहा। लेकिन फारस की तोपों के सामने मुगलों की जो वीर जो सिपाही थे उन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी तरफ उजबेगों ने भी गजनी में संकट उत्पन्न कर दिया था, जो कि कंधार और काबुल के रास्ते में ही स्थित था। तो इस भय से मुगल सेना के वापस आने का जो रास्ता है वो बंद ना हो जाए, इसलिए शाहजहां ने घेरा उठाकर वापस लौटने के लिए औरंगजेब को कहा और एक बार फिर मुगलों को कंधार से खाली हाथ वापस लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1653 में जब शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को पर्याप्त धन, बहुत बड़ी सेना और बड़ी बड़ी तोपें लेकर कंधार पर आक्रमण करने के लिए पुनः भेजा और दारा शिकोह के द्वारा कंधार के आसपास के इलाकों को जीतने और लंबे समय तक किले का घेरा डालने के बावजूद भी कंधार को वह विजय नहीं किया जा सका, क्योंकि गोला बारूद की समाप्ति हो गई थी और साथ में ही जो सर्दी का जो मौसम है वो नज़दीक था, इसलिए मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह से 3 बार प्रयास किए गए मुगलों के द्वारा कंधार को जीतने के, लेकिन वो तीनों बार ही असफल रहे। कंधार के इन तीनों ही आक्रमणों से मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इस संदर्भ में कहा जाता है कि बहुत सारा जो धन है वो व्यय हुआ, लेकिन उसका कोई भी फायदा प्राप्त नहीं हुआ। साथ में ही ना कंधार पर अधिकार किया गया, बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए, बहुत सारे जानवर मारे गए। साथ में ही बादशाह की जो राजनीतिक जो सैनिक सम्मान है उसको भी गहरा धक्का पहुंचा। साथ में ही बादशाह की जो सेना है उसका खोखलापन भी इस असफलता के बाद स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से शाहजहां को अपने 3 आक्रमणों के पश्चात भी वह कंधार पर अधिकार करने में असफल रहा। उसको बहुत सारा आर्थिक जो हानि है वो सहन करनी पड़ी।